बेटा बना बहू। राधा, जैसा नाम वैसा व्यवहार, मन से सीधी और बातों से भोली। सौतेली माँ ने बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन पति। माँ, क्यों तुम राधा को हमेशा बोलती रहती हो? मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर इस घर में किसी ने राधा को कुछ भी कहा तो मैं घर छोड़ दूंगा। अरे वाह बेटा वाह, यही दिन दिखाने के लिए तुझे इतना बड़ा किया। सोचा बहू आएगी तो आराम करूंगी, लेकिन बेटा है कि जोरू का गुलाम। अब क्या कहें। माँ, जो सोचना है सोचो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोई लव मैरिज नहीं की है। आपने जिससे बोला मैंने शादी की, लेकिन अब मैं राधा को किसी भी परेशानी में नहीं देख सकता। हाँ हाँ, और मुझे देख सकते हो क्यों? अरे माँ, देखना तो मैं तुझे भी नहीं चाहता, लेकिन खुद सोच, राधा के आने से पहले तुम पूरा खाना बनाती थी, लेकिन अब जब से राधा आई है एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेती। अरे भाई, राधा भी तो मेरी ही उम्र की है। मैं आपके लिए बच्चा तो वो आपके लिए समझदार बहू। कैसे? उसे वक्त देना माँ। वो थक जाती है, रोती है, उसके पैर में दर्द होता है। आपको वो क्यों नहीं दिखता माँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे वाह जी वाह, सारी तीली लगा दी। अब बोल रही है कि ना जी ना, कोई बात ना है। तीली? क्या बोल रही हैं आप सासू माँ? अरे राधा, तुम चिंता ना करो। माँ की आदत है हर बात पर ताने देने की। तुम कमरे में जाओ, मैं ग्रीन टी लेकर आ रहा हूँ। सास बेटे की हरकत से आग बबूली हो जाती है। बेटा, तूने आज प्रूव कर दिया कि बेटा कभी अपना नहीं होता। अरे जोरू के गुलाम, शर्म कर शर्म। तेरी माँ हूँ, सास नहीं जो खरी खोटी सुना रहा है कल की आई दुल्हन के आगे। अरे बहू बनना आसान ना है। बेटा, जो कि अपनी नई नवेली पत्नी पर जान छिड़कता था, माँ की बातों से गुस्सा हो जाता है। माँ, साफ साफ बात करो। तुम राधा को कभी कुछ नहीं कहोगी, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कहूंगी? अरे बेटा, बावला हो गया है क्या? तू जिस दिन पैदा हुआ था ना, उसी दिन सोच लिया था मैंने कि तेरी शादी के बाद बहू पर हुक्म चलाऊंगी, पैर दबवाऊंगी, ताने दूंगी और जुल्म भी ढाऊंगी। बाप रे बाप! माँ, आप कैसे ऐसे सोच सकती हो? राधा छोटी है मुझसे भी, और उसके लिए ऐसी सोच। अरे बेटा, एक बेटी का बाप और माँ उससे बचपन से ही सहनशीलता सिखाते हैं, जिससे कि वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार रहे। वो जैसे ईंट होती है ना, शुरू में जितना पकाओगे आगे जाकर उतनी ही मजबूत बनेगी और बुलंद इमारत बनाएगी, समझे? देखो माँ, मैं कोई मजदूर तो हूं नहीं, इंजीनियर हूं, वो भी बड़ी कंपनी में। चलो, लॉकडाउन के कारण मैं घर से काम कर रहा हूं, तो आज से मुझे ही अपनी बहू समझो, लेकिन राधा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई हाँ, ठीक है भाई। तेरे मजनू बनने से मैं थोड़ी ना सास बनने की अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट दूं, हैं? मुझे कोई ना कोई तो चाहिए ना हुक्म चलाने के लिए। अब तुम दोनों मिलकर डिसाइड कर लो बस। फिर क्या था, राधा का पति बन जाता है घर की सुबह सुबह। अरे कहाँ मर गया? अरे ना, मेरा बेटा, क्यों मैं सुबह सुबह ऐसे शब्द निकाल रही हूँ, गुनाह हो जाएगा। अरे कहाँ रह गया ससुर का नाती? जरा चाय तो पिला। ये भी कोई बात होती है? सूरज सर चढ़ गया, लेकिन महाराज जी सो रहे हैं। बेटा पलंग से उठता है। मैं जल्दी से जाकर चाय दे आती हूँ माँ जी को। अरे नहीं नहीं, तुम जाओगी तो 4 बात और सुनाएंगी। मैं जा रहा हूँ। बेटा माँ को चाय लाकर देता है कि माँ। अरे देख तो तेरा चेहरा, ना मुंह धोया ना हाथ। जा जाकर हुलिया ठीक कर ले और उस करमजली को बोल कि नाश्ता बनाए। करमजली? अरे माँ, कुछ तो शर्म कर। देता हूं ना मैं तुझे नाश्ता, लेकिन तू राधा के लिए ऐसे गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। बहू की तारीफ बेटी के मुंह से सुनकर सास फिर गुस्सा हो जाती है। अरे जा कर नाश्ता लेकर आ। और हाँ, 15 मिनट में मैं नहा कर निकल रही हूँ। नाश्ता ना आया तो खाल उधेड़ दूंगी। फिर मन ही मन सोचती है, नहीं नहीं, ये तो मेरा ही बेटा है, खाल उखड़े उसके दुश्मन की। अब मतलब तेरी राधा की खाल, समझा ना? अरे यार, ये सब क्या है? नेचर की कॉल भी आ रही है और 15 मिनट में नाश्ता।
भगवान, कैसी मुश्किल जिंदगी बनाई है आपने औरतों की। बेचारी कैसे जिएंगी। बेचारा बेटा किचन में जाता है जहाँ राधा आलू पूठी बनाकर उसका इंतजार कर रही होती है। आप मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? ये लीजिए, नाश्ता बना दिया है, दे आइए माँ जी को। अरे थैंक्स राधा, माँ नहाने गई है, मैं बस अभी आया। ये नाश्ता यहीं रख दो, मैं आकर दे दूंगा माँ को। थोड़ी देर में माँ की आवाज आती है। अरे कहाँ रह गए? 15 मिनट हो गई, नाश्ता कहाँ है? बेटा हाथ में वही आलू पूठी वाली थाली लेकर खड़ा हो जाता है माँ के सामने। ये रहा नाश्ता, लो खाओ। माँ थोड़ा सा खाना खाती है और फिर छी छी, ठंडा खाना यही सिखाया है तेरी माँ ने? फिर थोड़ा सोचकर रुक जाती है। इसकी माँ तो मैं ही हूँ, खुद पर ही सवाल कर रही हूँ मैं। नाची ना। अरे बेटा, नाश्ता गर्मा गर्म अच्छा लगता है, खास करके पूड़ियाँ। पूड़ी तो छन से छने और टन से प्लेट में आ जाए। देखा माँ, जो बातें आप राधा को सुनाती हो वो अपने बेटे को सुनाने में कितना दुख होता है। तो जैसे आप मुझे सोचती हो वैसा ही राधा को भी समझा करो ना। अरे जितने लाड प्यार से आपने मुझे बड़ा किया, क्या उसकी माँ ने नहीं किया? हाँ हाँ पता है, उपदेश मत दे। लड़की का काम ही क्या होता है? खाना बनाना। और खाना बनाने में कौन सा बड़ा काम है? फिर सारा दिन घर में पलंग ही तो तोड़ना है। अब तू बता, तू अपने से तुलना कैसे कर सकता है उसकी? कर सकता हूँ माँ। मैं अगर बहू की बेटे से तुलना करने में आ गया ना, तो तुझे समझ में आएगा कि बहू की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती। मेरा दोस्त है ना राम, जानती हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं जानूंगी। उसकी बीवी और माँ में नहीं बनती। बीवी ये मोटे मोटे ताने सास को देती है और सास उसे। हाँ हाँ तो फिर क्या, घर ठीक से चल नहीं पा रहा था। सास कहती बहू काम सारा करे, बहू का कहना था कि सास मदद करे। ऐसे में बेचारा न लंच लाता और ना ठीक से खा कर आता। नतीजा, बीमार रहने लगा। ऑफिस की नौकरी गई, खर्चा खाना सब बंद। कर लो अब सास बहू की लड़ाई। बेटा बीमार घर पर बैठा, पैसे की आमदनी नहीं, बहू भी कभी मायके कभी ससुराल। अब तो सुना है सास बहू की ही कमाई खा रही है, वो भी तानों के साथ। घर का भी सारा काम वही करती है। अरे बस कर बेटा, मुझे समझ में आ गया। तू तो बेटा ही रहे। बहू को अब बहू नहीं, मैं बेटी बना कर रखूंगी। बीवी के बड़े शौक। राकेश काफी सिंपल और सीधा लड़का था, लेकिन उसकी बीवी वनीता उसके तो शौक ही निराले थे। सुनो ना राकेश, पिज्जा खाते वक्त एक फोटो लेते हैं। और ये टैग कर दिया उन सहेलियों को जो मुझसे जलती हैं। दोनों पिज्जा खाकर घर आते हैं, जहां राकेश कहता है, वनीता यार, 2 रोटी बना दो ना, मेरा ये फालतू की चीजों से पेट नहीं भरता। ओ मैं बहुत थक गई हूँ, खुद ही बना लो ना। अरे मेरी कमर। ये क्या बात होती है वनीता? मैं भी तो ऑफिस से थक कर आया था, लेकिन तुम्हारे बोलने पर मैं तुम्हें पिज्जा हट लेकर गया ना। अरे यार, तुम तो हर बात पर शुरू हो जाती हो। अरे भूख लगी है तो ब्रेड खा लो ना। वनीता राकेश के लिए बिना खाना बनाए सो जाती है। कहाँ फंस गया, इससे तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। अगले दिन वनीता की फोटो उसकी सहेलियां देखती हैं और फोन करती है। यार वनीता, कितनी लकी है यार, तेरा पति ऑफिस की बाद तुझे घुमाने ले जाता है, पिज्जा खिलाता है। और वाह यार, तेरे कपड़े तो अमेजिंग लग रहे हैं। हाँ यार, हम तो हर वक्त पार्टी मोड में ही रहते हैं। हाँ यार, मैं तो कितना भी बाहर खा लूं, इनको घर आकर घर का ही खाना चाहिए होता है। मैं तो यही सोचकर कहीं नहीं जाती कि घर में आकर खाना बनाना है तो घर में ही खा लो। अरे क्यों बाहर जाना। हाँ ये भी सही है। अच्छा चल, मैं फोन रख रही हूँ, फिर बात करती हूँ। वनीता फोन रख देती है। चलो यार, आज मूवी की टिकट करवा लेती हूँ,
कल पिज्जा, आज मूवी। देखने वालों को तो आग लग जाएगी, आग। जब राकेश घर आता है, वनीता, बहुत थक गया हूँ, कल ऑफिस वक्त पर पहुंचना है। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मैंने मूवी टिकट बुक की है, चलो मूवी देखने चलते हैं, रात 1 बजे तक आ भी जाएंगे। अरे यार, तुम सोच भी कैसे सकती हो, आज वीकेंड भी नहीं है, कल मेरा ऑफिस है। ओफो, मेरे भाई को देखो, सारा सारा दिन बाहर मार्केटिंग का काम करता है, लेकिन भाभी के सामने जरा सा मुंह नहीं बनाता। देखो यार, हम दोनों के काम में अंतर है। वैसे भी वनीता, मुझे अच्छा नहीं लगता जो बार बार तुम इस तरह से करती हो। मैं अलग हूं, किसी से कंपेयर मत किया करो मुझे, समझी? एक दिन, ओहो, ये पूजा कहाँ गई है? बड़ी फोटो लगा रखी है इसने, फोन करके पूछती हूँ। अरे पूजा, इंस्टा में फोटो तो बड़ी जोरदार डाली है, कहाँ गई थी? पूजा, जो वनीता की तरह ही दिखावे में विश्वास रखती है, वो कहती है, हम ना गोवा गए थे, वहां डब्ल्यू होटल में रुके थे, एक दिन का 1 लाख रुपया लगता है। हाँ अच्छा, अरे यार तेरी जींस भी बहुत अच्छी लग रही थी, बस फटी थी थोड़ी सी। ओहो वनीता, तुम तो थोड़ा फैशन अपडेट रहा करो, आजकल तो फटी जीन्स का ही फैशन है, जितनी जीन्स फटी होगी उतनी ही महंगी होगी, रैग बोलते हैं इसे। खैर चलो यार, मैं ना जरा क्लब जा रही हूँ, मेरे पति पीछे लगे हैं कि चलो चलो। वनीता फोन रखती है। हाँ, शॉफ की दुकान, जैसे जानती नहीं हूं मैं, जो दिखता है वो होता नहीं, अब मेरे पति को ही देख लो। वैसे ये रही मेरी जींस, मैं भी थोड़ा कैंची से काट देती हूँ, घर पर पहनकर देखती हूँ, ठीक लगे तो ठीक, वरना कपड़े वाले को देकर बर्तन ले लूंगी। तभी राकेश ऑफिस से थका आता है। ओहो, ये क्या पहना है वनीता? जाओ जाकर कपड़े बदलो। ये फैशन है राकेश, जींस जितनी फटी उतनी महंगी। अब किसका सोशल साइट देख लिया तुमने, जो नकल पर उतर आई? वो मेरी दोस्त है ना, जो मुंबई में रहती है, पूजा, उसका। अरे वो मुंबई में रहती है, तुम इलाहाबाद में रहती हो, फर्क है ना वनीता, जाओ जाकर कपड़े बदल लो। अरे पता नहीं तुम खुद को क्या समझते हो यार, फैशनेबल कपड़े अभी पहन लूं, कल को तो बूढ़ी हो जाऊंगी, तब थोड़ी ना अच्छे लगेंगे ये सब कपड़े। देखो राकेश, हम दोनों को एक दूसरे को समझना होगा। हाँ लेकिन वनीता, घर में कायदे के कपड़े तो पहना करो। हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि मेरे कॉलेज के दोस्तों ने कल पार्टी रखी है, तो शाम को जल्दी घर आ जाना। ठीक है। अगली शाम पार्टी में वनीता सूट पहन कर आती है, बहुत अच्छी लग रही हो वनीता। लेकिन तभी वनीता के कॉलेज का दोस्त देवेश आ जाता है। हाय ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी लगती थी तुम कॉलेज में, कहाँ शादी के बाद पूरी आंटी लगने लगी हो। हेलो, हाय, मैं हूँ आंटी का पति, तुम कौन? वो हाय हाय, हम सब एक ही क्लास में पढ़ते थे। ओह ओके, तो अब तुम्हें वनीता आंटी लगने लगी है, क्यों? वैसे आपकी बीवी कहाँ है, मैं भी तो देखूं। अब वो एक्चुअली ना, वो घर पर रहती है। राकेश मुस्कुराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वनीता सबके साथ बातें करते करते फिर देवेश से ही बातें करने लगती है, जो राकेश को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर आकर, ये मैंने कर दी सारी फोटो पोस्ट। पता है, यहाँ के रिश्तेदार तो फोटो देखकर जल जाएंगे, लड़के लड़कियां सभी है पूरे ग्रुप में। वनीता, मुझे तुम्हारा यूं कॉलेज के लड़कों से बात करना अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि पुराने ख्यालात का हूं मैं, लेकिन वो लड़का तुम्हें भड़का रहा था। अरे क्या गलत बोल रहा था, सही तो कह रहा था कि शादी के बाद मैं पूरी आंटी लगने लगी हूं। अरे तो एक्सरसाइज करो, खाने में कंट्रोल करो और स्लिम हो, कोई सूट पहनकर आंटी नहीं बन जाता। हाँ हाँ, अब तो मेरे खाने पर भी तुम्हारी नजर रहती है। अरे मेरे तो भाग्य ही खराब थे जो तुमसे शादी हुई मेरी। यही तो गलती है तुम्हारी,
हर बात पर शादी को कोसने लगती हो। जरा सोचो, खुले विचार कहाँ होते हैं जहां वैसी परवरिश होती है। हम लोग सिंपल घरों के लड़के हैं, सिंपल लड़की के साथ ही एडजस्ट कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल नहीं हूं मैं। तभी वनीता के मोबाइल में मैसेज आता है। वाह यार, तू और तेरे पति के बीच कितना प्यार है, साफ दिख रहा है यार। कितना समझते हो तुम दोनों एक दूसरे को। मेड फॉर ईच अदर, लव यू। हाँ, अब ये मैसेज किसी मजाक से कम नहीं है, बड़ा प्यार है। अरे ये सब तो दिखावा है बस। तभी डोरबेल बजती है और वनीता की छोटी बहन अपने पति के साथ आती है। अरे वाह साली साहिबा, क्या बात है, साड़ी भी पहन दी है आप। अरे जीजू, मैं अब पहनने लगी हूँ। इनको मेरे ऊपर साड़ी ही अच्छी लगती है। पता है जीजू, अब तो मुझे इंडियन वेयर बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो इनकी पसंद वो मेरी पसंद। अच्छा जी, क्या बात है। तभी तेरी कोई पिक सोशल मीडिया में नहीं है, क्योंकि साड़ी में थोड़ी ना आंटी जी बनकर तू फोटो डालेगी। अरे नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है, वक्त ही नहीं मिलता। जहाँ भी हम जाते हैं उस जगह को देखने में मस्त हो जाते हैं, तो फोटो डालने की सोचते भी नहीं है। लेकिन हाँ, हम दोनों एक दूसरे का साथ बहुत एंजॉय करते हैं, क्यों? वनीता उन दोनों को देखकर सोचती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। अब अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं खाने के लिए कुछ बनाकर लाती हूँ। दीदी, मैं भी चलती हूँ किचन में आपकी मदद के लिए। तू और तेरा पति कितने खुश हैं यार, लेकिन क्या फायदा, लोगों को तो पता ही नहीं है कि तुम लोग लाइफ को इतना एंजॉय करते हो। अरे कोई तो फोटो डाला कर सोशल साइट पर। दीदी, हम खुश हैं तो एक दूसरे के लिए है ना, कि किसी को दिखाने के लिए। मैं तो आपको भी कहूँगी कि झूठा दिखावा करने से अच्छा है कि आप जीजू को खुश रखो, उनको समझो जैसे वो आपको समझते हैं। कौन सा जिंदगी हम दूसरों के लिए जीते हैं दीदी। वनीता को बहन की बात समझ में आ जाती है और फिर वो और राकेश सच में लाइफ एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन खुद के लिए, ना कि किसी को दिखाने के लिए। बिन माँ की बहू। साक्षी के पैदा होते ही उसकी माँ गुजर जाती है, जिसके बाद उसके पिता आलोकनाथ अकेले ही उसका पालन पोषण करते हैं। 16 साल की उम्र से ही साक्षी ने घर चलाने के लिए नौकरी शुरू कर दी थी। बेटी से बढ़कर एक बेटी की तरह वो अपने पिता को कंधे से कंधा मिलाकर काम में हाथ बटाती रहती है। साक्षी, मेरे होते हुए तुझे नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे हर शौक पूरे करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। और आपकी शौक का क्या पापा? आपके भी तो कुछ शौक होंगे ना, मुझे वही सब पूरे करने हैं। मेरे शौक का क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। मेरे शौक तो तेरी माँ के साथ ही कब के मर चुके हैं। अब तो सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि जल्दी से किसी अच्छे लड़के को देखकर तेरी शादी करा दूं। क्या पापा, आपकी हर बात मेरी शादी पर आकर ही क्यों अटक जाती है? अगर मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, एक ना एक दिन हर लड़के को जाना ही पड़ता है, तुझे भी जाना तो होगा ही। अपने पिता की बातों से निराश होकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। पिता से दूर होने के ख्याल से ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। कुछ दिनों के बाद, आलोकनाथ जी, हमारी नजर में एक लड़का है। उसके पास बंगला, कार, सब कुछ है। सुना है करोड़पति लोग हैं वो। आप कहे तो आपकी बेटी के लिए बात करूं? अरे लेकिन हमारे इतने बड़े परिवार में अपनी बेटी ब्याहने की हैसियत नहीं है। उन सब की चिंता मत कीजिए। उन लोगों को दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए। वो लोग तो सिर्फ अपने परिवार के लिए गुणी और संस्कारों से परिपूर्ण बहू चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो आप उन लोगों से मेरी बेटी के बारे में बात कीजिए। मेरी बेटी में वो सभी गुण हैं जो वो अपने परिवार की बहू के लिए चाहते हैं। इस तरह वो साक्षी का रिश्ता लेकर अर्जुन नाम की लड़की के परिवार के पास जाता है।
साक्षी की फोटो देखकर लड़के वाले उसे झट से पसंद कर लेते हैं, जिसके बाद अर्जुन के परिवार वाले साक्षी को देखने उसके घर पहुंचते हैं। आलोकनाथ जी, हमें तो आपकी लड़की फोटो में ही पसंद आ गई और फिर भाई साहब ने आपकी लड़की की तारीफ भी बहुत की है। अब तो बस आप हमें उससे मिलवा ही दीजिए। साक्षी बिटिया, बाहर आना तो। साक्षी। अपने पिता की आवाज सुनकर साक्षी तुरंत बाहर आ जाती है और एक एक करके सभी के पैर छूती है। आलोकनाथ जी, आपकी बेटी तो सच में बहुत गुणवान और संस्कारी लगती है। बिटिया, क्या क्या शौक है तुम्हारे? पापा, और अपनी ज़रूरतें पूरी करने के अलावा मेरे और कोई शौक नहीं है। आपने अपनी लड़की को सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं भाई साहब। इसे अपने घर की बहू बनाना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। इस तरह सबकी राजी खुशी से अर्जुन और साक्षी की शादी भी हो जाती है। साक्षी की सास उसे एक माँ का भरपूर प्यार देती है और कभी उसे मायके की कमी महसूस नहीं होने देती। साक्षी बेटा, तू आराम कर, सुबह से घर के काम पर लगी है, थक गई होगी अब बिटिया। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा ना अपने रूम में जाकर आराम कर। अरे काम की टेंशन मत ले। अपनी सास की जिद के आगे हार मानकर साक्षी अपने रूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद उसका पति भी वहां पहुंच जाता है। साक्षी, तुमने मेरी रेड कलर की फाइल देखी क्या? जी नहीं, मैंने तो आपकी कोई फाइल नहीं देखी। साक्षी, तुमसे मेरी एक फाइल तक नहीं संभाली जाती। 1000 बार बोला है तुमसे कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया करो। मेरी सुनती ही कहाँ हो तुम? माँ ने बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुम्हें। अर्जुन के इतना कहते ही साक्षी रोने लगती है। साक्षी के रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां पर आ जाती है। साक्षी बेटा, क्यों रो रही है? इस नालायक ने कुछ किया है क्या? साक्षी अपनी सास मीना को सारी बात बताती है। क्यों? गधे, अपनी फाइल का खुद तो ध्यान रखता नहीं और बहू को ताने देता है। माँ, अब तो रहने ही दो। आपको हर समय अपनी बहू ही सही लगती है। सही लगती नहीं, सही है मेरी बहू। माँ समझाइए ना इन्हें, ये हर समय मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं। खबरदार अर्जुन, जो आज के बाद तूने मेरी बहू के साथ ऐसा बर्ताव किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी माँ की डांट सुनकर अर्जुन वहां से चला जाता है। बहू, अगर दोबारा ये तुम्हें ऐसा कुछ कहे तो तुम मुझे आकर फौरन बोल देना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी बेटा। माँ, आप सच में बहुत अच्छी हो। मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी एक माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन जब से आप मुझे मिली हैं, तब से मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। अरे पगली, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ और मेरे होते हुए अब तुझे कभी अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। एक दिन। साक्षी, अब मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे। भगवान के लिए मुझसे दूर रहा करो। अब मुझे ना चिढ़ होने लगी है तुमसे। अर्जुन, ये क्या तरीका है अपनी पत्नी से बात करने का? माँ प्लीज, आप रोज रोज इसकी पैरवी करने मत आया कीजिए। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह तमाशा क्यों लगा रखा है? पापा, आपको पता है, इस साक्षी की वजह से मेरा लैपटॉप खराब हो गया है। ऑफिस का पूरा डेटा इसी में था और देखिए ना, इसने उसमें चाय गिरा दी। अब मैं अपने बॉस को क्या जवाब दूंगा? माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जानबूझकर चाय नहीं गिराई। मैं तो इन्हें दे रही थी चाय, लेकिन इन्होंने ही ठीक से नहीं पकड़ी। अच्छा, तब इसमें भी मेरी ही गलती है। वाह साक्षी, वाह। अर्जुन, तू बहू पर इतना क्यों भड़क रहा है? अब जो हो गया सो हो गया। सुन लेना ऑफिस में थोड़ी सी डांट। अब अपनी बीवी के लिए इतना तो कर ही सकता है ना तू। मैं आपके लिए दूसरा लैपटॉप ले आऊंगी, आप परेशान मत होइए। कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं खुद ले लूंगा। मेहरबानी करके अब मेरे सामान से दूर रहना। इतना कहकर अर्जुन वहां से चला जाता है, जिसके बाद साक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। चुप हो जा बेटा, उसकी बातों का बुरा मत माना कर। अरे वो तो पागल है। मीना के इतना कहते ही साक्षी उसे कसकर गले लगा लेती है। माँ, आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो भगवान ने मुझे सास के रूप में मेरी माँ लौटा दी है। बेटा, जीवन में ये सब चलता ही रहता है। ऐसी बातों को दिल पर नहीं लगाना चाहिए। चल अब अपने आंसू पोंछ और मेरे साथ काम में हाथ बटा।
इतना बोलते ही मीना रसोई की तरफ चल देती है। साक्षी भी अपनी सास के पीछे चल देती है और सभी बातों को भूलते हुए खुशी खुशी काम पर लग जाती है। मन ही मन साक्षी अपनी सास को हर जन्म में अपनी माँ के रूप में मांगने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। मीना हर समय ढाल बनकर अपनी बहू के लिए खड़ी रहती। तभी एक दिन पड़ोसी, मीना, तूने अपने बेटे के लिए यह कैसी बहू चुनी है जिसकी माँ उसके पैदा होते ही गुजर गई? अरे ये तो कुलक्षणी है। ऐसों के घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए और तूने उस घर से लड़की चुन ली। ये सब फालतू बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। मीना, तूने उस बिन माँ की बहू को बहुत सर पर चढ़ा कर रखा है। अभी भी वक्त है, संभाल ले उसे। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे हाथों से फिसल जाए तेरी बहू। ये तुम लोग क्या बोल रही हो? मेरी बहू बाकी बहू जैसी नहीं है, वो तो कोहिनूर से भी कीमती है मेरे लिए। हमारा काम था तुझे समझाना। बहू को कभी भी बेटे से बढ़कर प्यार नहीं देना चाहिए, वरना उन्हें बिगड़ते देर नहीं लगती। और यहाँ तो तेरी बहू बिन माँ के पली बड़ी है। न जाने उसके बाप ने कैसे संस्कार दिए होंगे उसे। चुप करो तुम लोग। मैं अच्छे से समझती हूँ तुम लोग मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़काना चाहते हो। देख मीना, हम तेरी सहेलियां हैं, तुझे भड़काकर हमें कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन बहू को इतना सर पर चढ़ाना ठीक नहीं। हमारा काम तो सिर्फ तुझे आगाह करने का था, बाकी मानना न मानना तेरी मर्जी। चल मीना, अब हम लोग चलते हैं, तू अपना ध्यान रखियो। इतना बोलकर सभी लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मीना घंटों तक सोच में डूब जाती है और अपने बहू के प्रति इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं उसके मन में भी साक्षी के लिए हीन भावना जन्म लेती है। तभी वहां पर साक्षी भी आ जाती है। माँ जी, ये लीजिए चाय। रख दे और जा। क्या हुआ माँ जी, आप कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हैं। कहाँ ना जा यहाँ से, एक बार में तुझे सुनाई नहीं देता क्या? अपनी सास का बदला सा व्यवहार देख साक्षी तुरंत वहां से चली जाती है। अगले दिन, बहू, बहू, कहाँ चली गई? साक्षी! जी माँ जी। ये क्या, घर इतना गंदा कैसे हो रखा है? कभी हाथ पैर भी मार लिया कर इधर उधर। वैसे तो सारा दिन घर में नाचती रहती है। मैं अभी पूरा घर अच्छे से साफ कर देती हूँ माँ जी। एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में बाल्टी लिए साक्षी चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। शाम में, साक्षी, ऑफिस में मेरी कल बहुत जरूरी मीटिंग है, मेरे कुछ कपड़े प्रेस कर दो, मुझे कल जल्दी निकलना है। जी अभी कर देती हूँ। साक्षी अर्जुन के कपड़े प्रेस कर ही रही होती है, तभी उसके ससुर उसे आवाज लगा देते हैं, जिस पर वो भागते हुए उनके पास जाती है। और थोड़ी देर बाद जब रूम में आती है तो वो देखती है कि अर्जुन के कपड़े बुरी तरह से जल चुके थे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कल ऑफिस के मीटिंग में मुझे यही कपड़े पहनने हैं, उसके बाद भी तुमने मेरे कपड़े जला दिए। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? शोर की आवाज सुनकर अभय और मीना भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? पापा देखिए ना, इसने मेरी नई शर्ट जला दी जो मैं कल मीटिंग में पहनने वाला था। बेटा, उसे मैंने ही आवाज दी थी, इसलिए वो शायद जल्दबाजी में प्रेस का बटन बंद करना भूल गई होगी। पापा, अब आप भी माँ की तरह इसका साथ दे रहे हैं। अर्जुन, इस बार तू सही है और बहू गलत। आखिर वो इतनी लापरवाह हो कैसे सकती है? माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब तुम्हारी सजा ये है कि अभी और इसी वक्त तुम मेरे बेटे के लिए हूबहू ऐसी ही शर्ट ढूंढ कर ले आओ। जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस समय कहाँ जाएगी हमारी बहू? और अब तो सारी दुकानें भी बंद होने वाली होंगी। अगर दुकानें बंद हो भी गई होंगी तो उसे खुलवाकर मेरे बेटे के लिए शर्ट लेकर आओ। माँ रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। पापा ठीक कह रहे हैं, इस समय कहाँ जाएगी ये? मैं कोई दूसरा शर्ट पहन लेता हूँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया। अब गलती इसने की है तो सुधारना भी इसे ही पड़ेगा। जाकर शर्ट लेकर आओ। मीना की बातें सुनकर साक्षी रोते हुए वहां से चली जाती है और रात के 10 बजे तक पति के लिए दुकानों पर जाकर कपड़े ढूंढती रहती है। थक हार कर करीब 12 बजे साक्षी कपड़े लेकर घर पहुंचती है। अर्जुन की ऑफिस के मीटिंग के लिए तुम्हें हूबहू वैसे ही कपड़े मिले या नहीं? ये रहे कपड़े मम्मी जी।
साक्षी अपनी सास को कपड़े देकर जा ही रही थी कि मीना उसके हाथ में चोट देखती है। ये चोट कैसे लगी तुझे? पता नहीं, जल्दबाजी में शायद किसी चीज से लग गई होगी। इतनी बड़ी हो गई हो, अब अपना ध्यान रखना कब सीखोगी? आप तो जानती ही हैं माँ, मैं बिन माँ की पली बड़ी हूँ। माँ के ना होने के कारण मेरे सर पर इतनी जिम्मेदारियां थी जिन्हें निभाते निभाते मैं खुद का ख्याल रखना ही भूल गई। लेकिन आप जानती हैं माँ, मुझे अब भगवान से कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि भले ही उन्होंने मुझसे एक माँ छीनी है, लेकिन उन्होंने आपको मुझे दिया है और अब आप ही मेरी माँ हैं। इतना कहकर साक्षी माँ से चली जाती है। साक्षी की बातों को सुनकर मीना को भी अपने कहे और अपनी गलतियों पर पछतावा होने लगता है, इसलिए वो बिना खाए पिए ही सो जाती है। अगले दिन, माँ जी, कल का सारा खाना तो ऐसे ही पड़ा है, आपने अच्छे से खाना नहीं खाया था क्या? मुझे भूख नहीं थी कल। साक्षी अपनी सास के दर्द को समझ जाती है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलिए माँ जी, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट छोले भटूरे बनाए हैं। आपने कल रात से कुछ नहीं खाया था ना, इसलिए सुबह उठते ही मैंने पहले आपके लिए खाना बनाया है। खाना तो तूने भी नहीं खाया होगा ना, चल जाकर पहले तू खा ले। माँ जी, क्या हम साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते प्लीज? बहुत दिन हो गए हैं। साक्षी के इस तरह बोलने से मीना का दिल पिघल जाता है और वो मान जाती है। साक्षी मीना के लिए खाना लगाती है, जिसका पहला निवाला मीना अपनी बहू को खिलाती है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं जानती हूँ पिछले कुछ दिनों से मैंने तुझे बहुत चोट पहुँचाई है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं नहीं माँ जी, आपका पूरा हक है मुझे डांटने का। मुझे आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। अपनी सहेलियों की बातों में आकर मैंने अपने दिल में तेरे लिए नफरत पाल ली थी, लेकिन कल जब तुझे रोते बिलखते देखा तो मेरी ममता फिर से लौट आई। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं एक अच्छी सास नहीं बन सकी। किसने कहा आपसे कि आप अच्छी सास नहीं हैं? आप तो वर्ल्ड की बेस्ट सास हो, और सच कहूं उससे भी बढ़कर बेस्ट 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 मेरी माँ हो आप। इतना कहकर साक्षी अपनी सास को गले लगा लेती है और उसके बाद दोनों पहले की ही तरह हंसी खुशी साथ रहने लगते हैं। गुड़िया के पिता शहर के जाने माने बिल्डर और काफी पैसे वाले थे। गांव से निकले गुड़िया के पिता ने खूब मेहनत से पैसा कमाया था। उनकी 2 बेटे और 2 बेटी थी। बड़ी की शादी उन्होंने खूब बड़े परिवार में की थी। देखना गुड़िया की माँ, गुड़िया की शादी मैं ऐसे घर में करूंगा कि लोग कहेंगे, वाह वाह, तिवारी जी ने तो अपनी बेटी के लिए महलों का राजकुमार ढूंढा। हाँ, तो हमारी गुड़िया दिखने में भी है बिल्कुल गुड़िया सी। तभी गुड़िया की भाभी वहां आ जाती है। बस दिखने में ही गुड़िया जैसी है, लेकिन जबान तो पूरी 100 गज की बूढ़ी अम्मा जैसी है। अरे फिर बोली तू, गरीब घर की लड़की अमीर घर का लड़का पटा लिया, वरना तो हम अपने बेटे के लिए भी अंबानी से कम की बहू ना लाते। अरे बस करो, ऐसे बात नहीं करते बहू से। वैसे बहू बोल तो ठीक ही रही है, तुम्हारी गुड़िया को बोलने की तमीज ही नहीं है। भाभी का दर्जा बड़ा होता है, लेकिन वो बात ऐसा करती है कि जैसे। बस पापा बस, पता नहीं भाभी ने आपको क्या गुट्टी पिला रखी है। गुट्टी कैसे, मैं जो देखता हूँ वही तो बोलता हूँ। कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं, तो अच्छे से तैयार हो जाना। एमपी के बड़े लोग हैं, ऐश करोगी अगर लड़के ने पसंद कर लिया तो। और हम लोग चैन की सांस लेंगे। ये घर मेरा भी है, अंदर जाकर काम करो। मुझे अपने मम्मी पापा से जरूरी बात करनी है जो मैं आपके सामने नहीं करना चाहती। भाभी पैर पटकती अंदर चली जाती है, लेकिन उसके कान गुड़िया के पास ही होते हैं। देखिए पापा, शादी तो हम नवीन से ही करेंगे, क्या है ना कि वो पसंद है हमें। अब ये नया किरदार कहाँ से आ गया? क्यों गुड़िया के माँ, नजर नहीं रखी जाती क्या बेटी पर? अरे माँ है हम, कैमरा नहीं जो 24 घंटे रिकॉर्डिंग मोड में ऑन रहेंगे। और हाँ, ये नवीन कौन है? कितने करोड़ का टर्नओवर है?
देखो अम्मा, साफ साफ बता रहे हैं। वो क्या है ना, हमको पता नहीं है कि क्या है कैसा है। कल बुला देते हैं, खुद ही बात कर लेना। अगले दिन नवीन पीली पैंट और लाल शर्ट में चिपके बाल बनाकर गुड़िया के घर आता है। वाह भाई वाह, अरे ये सोफे का कितना बड़ा गुदगुदा है, धस ही गए हम तो पूरा अंदर। तभी वह नौकर पानी लेकर आता है। सर, आप चाय लेंगे या कॉफी? अरे होने वाले दामाद हैं हम, समझे? चाय कॉफी नहीं, सीधा खाना पूछो। वैसे एक काम करो, वो काजू होता है ना, उसको जरा देसी घी में अच्छे से तल कर ला दो, ठीक है? हाँ, और हाँ, बादाम को पीस कर दूध में उबाल कर वो भी ले आओ साथ में, ठीक है? जी बोलिए, तो साथ में सोने का बिस्कुट भी ले आऊं? नवीन समझ जाता है कि नौकर उसकी फिरकी ले रहा है। अरे हट, चल जा अंदर, और जो बोला है वो पहले लेकर आ। नौकर के जाने के बाद नवीन पूरे घर को ध्यान से देखता है। सोने का बिस्किट भी हम लेंगे, लेकिन वो भी सोने की ईंट के साथ। तभी गुड़िया के पापा आ जाते हैं। तो तुम हो नवीन, क्या करते हो वैसे? एक काम का तो ऐसा है ना ससुर जी, जैसे ही शादी होगी आप जो 8-10 लाख हम पर न्योछावर करेंगे ना, हम उसी से कोई बिजनेस भी खोल लेंगे। गुड़िया को बिठाएंगे काउंटर पर और हम देखेंगे मार्केट सन्नस से, क्या समझे? बड़ा लोकल हो तुम, ये बोली कैसी बोल रहे हो? अरे पापा कुछ नहीं, मजाक कर रहा है। ये इंग्लिश इतनी अच्छी बोलता है कि समझो अंग्रेज भी शर्मा जाए। आपका टेस्ट ले रहा है पापा? ना ना, मैं फेल भी हो जाऊं इस टेस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस लड़के से तेरी शादी कतई नहीं होने दूंगा। टक से बोलता है ये बुड्ढा तो, टक से। सुन, भाग कर शादी कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा रुको ना, मैं जल्दी से 2 कपड़े बांध कर ले आती हूँ। हाँ, और वो माँ के गहने भी। कौन से वाले, हीरे वाले या सोने वाले? मिक्स कर देना, देख लेंगे। और हाँ, नीचे खड़े हैं हम फटफटिया लेकर, स्टार्ट कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ, ठीक है? ओके, अभी आते हैं हम। बस बस, बहुत नाटक हो गया तुम दोनों का। तो रिश्ता पक्का समझे ना? हाँ हाँ, बस भागना मत, नाक कट जाएगी मेरी। तभी वहाँ भाभी आ जाती है, हाथ में मिठाई की थाली लेकर। लीजिए, मुंह मीठा कर लीजिए। इतनी सुंदर नाकरानी रखी है। ये नाकरानी नहीं, भाभी है मेरी। वो पर्दा दिख रहा है ना, उसी के पीछे रहती है ज्यादातर। बाकी उनका रूम तो ऊपर के फ्लोर पर है। पर्दे के पीछे क्यों? अरे वहाँ से इनका अपना ब्रॉडकास्ट चैनल चलता है ना। कौन आया, कौन गया, किसने क्या बात की, इसकी सारी रिपोर्टिंग पूरे दिन करके रात में ये हमारे घर का बुलेटिन टेलीकास्ट करती है। तुम्हारा हो गया क्या? तो ये लो, मिठाई खा लो। खैर, गुड़िया की शादी हो जाती है नवीन से। शादी के बाद गुड़िया नवीन के घर आती है। अरे यार, कहाँ ले आए? अपने घर कब ले चलोगे? अरे यही तो घर है हमारा, किराए का, और कहाँ ले जाएंगे तुमको? ना 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 ना, इस छोटी सी घर में मैं नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो बड़े मकान की आदत है। सही आदत है बिटिया। अरे हम तो बोल रहे हैं, आदत के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जाओ, कल जाओ अपने पिताजी के पास और उन्हें अपनी समस्या बताओ। अरे तिवारी बिल्डर का तो नाम चलता है, दुनिया को घर दिलाते हैं, अपनी बेटी को कैसे छोड़ देंगे इस छोटे से घर में? होता भी वही है। गुड़िया के पापा उसे एक मकान ले देते हैं। देखिए पापा जी, आपने गुड़िया दीदी को शादी में लाखों दे दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। आपकी बेटी है, लेकिन ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर भी ले लिया। अरे कितना देना है, कब तक देना है? तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मेरी बेटी है, जितना चाहेगी, जितना मांगेगी उतना दूंगी। उधर गुड़िया के ससुराल में, मैं आज नाश्ते में कुछ हेल्दी लूंगी, मेरे लिए कोई कुक है क्या? जो है मैं ही हूँ, बताओ क्या खाना है? सारा दिन तो मैं घर पर ही रहता हूँ। क्यों, काम पर नहीं जाओगी क्या? अरे काम किसके पास है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है। अरे कैसी बात कर रहा है बेटा, तिवारी जी की बेटी से शादी की है, कोई मजाक थोड़ी ना है। बस फिर क्या था, गुड़िया फिर पहुंच जाती है पिता के पास और नवीन को काम पर लगाने को कहती है। नहीं नहीं,
अपने बिजनेस में जवाई को घुसाने की कोई जरूरत नहीं है पापा जी। बात तो ठीक बोल रही है तेरी भाभी। इस बार उसे बोल दे कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। गुड़िया वापस ससुराल आकर नवीन को पिता की बात बताती है। ठीक है, फिर तेरा भी क्या काम है, निकल यहाँ से। जब तुम्हारे पिता दामाद को नौकरी नहीं दे सकते तो क्या कर सकते हैं, हाँ? वो गुड़िया का सामान देकर उसे बाहर करने ही वाला होता है कि सामने गुड़िया के पिता आ जाते हैं। वो सामान लेकर क्यों जाएगी? मकान मैंने भले ही दिया है, लेकिन मकान का नाम मेरी बेटी का है, तुम्हारा नहीं। तो सामान के साथ अपनी बूढ़ी माँ को उठाओ और निकलो यहाँ से। कैसी बात कर रहे हो ससुर जी? मैं तो मजाक कर रहा था। अब तो बड़े मकान में रहने की आदत हो गई है समधी जी। देखिए, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शादी में जो कैश दिया था उसका सारा हिसाब लेकर कल दफ्तर में आ जाना। और हाँ, मेरी बेटी को जरा सी प्रॉब्लम हुई तो कहते हैं ना, घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हॉरर कहानियां थी। खून की प्यास पार्ट 2। और उसके बाद वो जंगल एक बार फिर से सुमन की चीखों से गूंज उठा। लेकिन आज की रात सुमन की चीखों को सुनने वाला वहां पर कोई भी नहीं था। अगर वहां पर कोई मौजूद था तो बस हरिया, जो कि अब एक भेड़िए में बदल चुका था। सुमन के बालों को पकड़कर घसीटते हुए वो जंगल के बीचों बीच एक जगह पर ले जा रहा था। अगली सुबह गांव में। अरे भाई, पता नहीं क्या बात है, अपने गांव का हरिया किसान और उसकी पत्नी सुमन दोनों गायब हैं। दोनों का कोई अता पता नहीं। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, ये कब हुआ है? अरे पूरे गांव में खबर फैली पड़ी है। कल रात को दोनों खेत की तरफ जा रहे थे, लेकिन लौटकर आए ही नहीं। तो हो सकता है अपने खेत पर होंगे। पूरा गांव ढूंढ कर आया है भाई। जानते हो क्या मिला वहाँ पर? क्या हुआ भाई, क्या मिला? बताओ हमें, क्या मिला? अरे हरिया की पत्नी सुमन के कपड़े पड़े हुए थे। शरीर का एक एक कपड़ा फटा हुआ झोपड़ी के बाहर पड़ा था, लेकिन दोनों पति पत्नी का कोई पता ठिकाना नहीं था। अरे भाई, लेकिन उसका जो दोस्त है ना रामू किसान, उससे पता करके आते हैं ना। अब तक तो दोनों साथ ही खेत पर जाया करते थे। हाँ, हमें उसके घर जाना चाहिए भाई। चलो वहाँ चलते हैं, चलो। वो सारे लोग रामू के घर पर पहुंचते हैं। रामू अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। आज सारे के सारे लोग टोली बनाकर मेरे घर क्यों आ रहे हैं? क्या कोई मर गया क्या भाई? अरे कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हरिया और उसकी पत्नी गायब है और तुम यहाँ बैठकर हुक्का पिए जा रहे हो, हैं? रामू ने अजीब सी नजरों से उन सब गांव वालों की तरफ देखा, जिसकी वजह से वो लोग एक बार के लिए डर गए। गायब है? अरे गायब नहीं है, मुक्ति मिल गई है। उन दोनों को मुक्ति मिली है। इस दुनिया में आकर हर इंसान पाप करता है और उसे उसके पापों के लिए मुक्ति मिलना बहुत जरूरी है। अरे ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो भाई, हैं? और इसका चेहरा अजीब सा क्यों लग रहा है? लगता है दोस्त के मरने का गम बैठ गया है। पागल हो गया है शायद ये पागल। ये बात सुनते ही रामू चीख कर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, पागल मैं नहीं हूँ, पागल तुम सब हो। और ये शैतानी जंगल अब तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला, सबको खा जाएगा। याद रखना मेरी बात। शैतानी जंगल? कैसा शैतानी जंगल? लगता है रामू पागल हो चुका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए भाई। चलो। तभी रामू की पत्नी बाहर आती है। नहीं, आप लोग इनकी बात का बुरा मत मानिए। 2 दिन पहले हरिया के साथ खेत पर गए थे। जब से वहाँ से आए हैं तब से ऐसी ही बातें कर रहे हैं। भगवान जाने ऐसा क्या देख लिया उन्होंने, खेत में कुछ भी बड़बड़ाते रहते हैं। लेकिन गांव के लोगों ने कमला की कोई बात नहीं सुनी और वो सब वहां से चले गए। रात अब धीरे धीरे ढलने लगी थी।
तभी अचानक किसी ने धीमी सी आवाज में रामू को पुकारा। रामू, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और सुनो, अपनी पत्नी को साथ लेकर आना, नहीं तो काम अधूरा रह जाएगा। यह आवाज सुनते ही रामू के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। वो धीमे कदमों से अपने घर के अंदर आता है। क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना अब आपकी? मैं तुझे अपने साथ खेत पर ले जाने आया हूँ, चल। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। मुन्ना गहरी नींद में सो रहा है और उसे अकेला छोड़कर मैं तुम्हारे साथ खेत पर नहीं आ सकती। वैसे भी तुम्हारे उन खेतों में भगवान जाने कौन सा राक्षस घूम रहा है, मुझे तो डर लगता है। रामू गुस्से में दांत पीसता अपनी झोपड़ी से बाहर आ जाता है और कमला गहरी नींद में अपने बच्चे के साथ सो जाती है। तभी अचानक रात को रामू की झोपड़ी के ऊपर एक साया वही गाना गुनगुनाते हुए घूमने लगता है जो हरिया के मोबाइल में बजा करता था। मैं मौत हूँ, मौत हूँ, मौत जो पसरी है चारों ओर, जो आएगी कहीं से भी निगल जाएगी सबको। मैं मौत हूँ, अब मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। ये आवाज सुनकर रामू की पत्नी कमला की आंख खुलती है और वो देखती है कि उसका मुन्ना अपनी जगह से गायब था। कमला चीखते हुए बाहर दौड़ कर आती है। वहां पर उसने देखा कि रामू ने अपने बच्चे को झोपड़ी के बाहर एक पेड़ से उल्टा लटकाया हुआ था और उसका बच्चा चीख चीख कर रो रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक साया बच्चे के ठीक नीचे आग जलाकर उसके चारों तरफ हैवानों की तरफ नाच रहा था। छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे क्या कर रहे हो तुम? शर्म नहीं आती तुम्हें अपने ही बच्चे को इस तरह मौत के हवाले करते हुए? अपना बच्चा? किसने कहा ये मेरा बच्चा है? अरे ये तो उस रामू की औलाद है, इस गांव के किसान रामू की, और मेरी दुश्मनी इस गांव के हर इंसान के साथ है। क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? और ये औरत कौन है? ये मेरे बच्चे को खा जाएगी। तभी अचानक से उस साया ने एक बेहद खतरनाक दिखने वाली औरत का रूप ले लिया और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। सही पहचाना तूने, मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। अगर तू अपनी इस हैवान पति रामू के साथ जंगल नहीं आई तो मैं तेरे बच्चे को खा जाऊंगी। लेकिन क्यों? आखिर क्या चाहती हो तुम मुझसे? मुझे जंगल क्यों ले जाना चाहती हो? औरत बुरी तरह से ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और साथ में रामू भी। ये तो तुझे वहाँ चलने के बाद ही पता चलेगा ना। अगर तू नहीं आई तो थोड़ी देर में तेरा ये बच्चा आग में जलकर मर जाएगा। चल जल्दी। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उस बच्चे को झोपड़ी में लिटाकर आगे आगे वो साया चल रहा था और उसके पीछे पीछे रामू अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। जंगल में जाने के बाद, कितनी खूबसूरत हो तुम। आज की रात बस तुम और मैं एक दूसरे के साथ रहेंगे। मुझे तुमसे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो बिल्कुल ठीक थे। वो होगा जो हमारे बीच होना चाहिए। तो आओ अपने आप को मेरे हवाले कर दो। कमला ने डर की वजह से अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थी। रामू ने बुरी तरह से चीख कर कमला से कहा, आंखें खोलो अपनी और मेरी तरफ देखो। कमला ने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसने देखा कि रामू एक खतरनाक खूनी हैवान में बदल चुका था। कौन हो तुम? जाने दो मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? वही जो एक आदमी एक औरत से चाहता है। मैं तुम्हारा पति रामू नहीं, बल्कि इस जंगल का एक भेड़िया हूँ, और आज की रात तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझा जाऊं। और उसके बाद वो जंगल कमला की दर्दनाक चीखों से गूंज उठा। अगली सुबह
कमला के कपड़े भी जंगल में उसी तरह पाए गए जैसे कि सुमन के पाए गए थे। इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल था। अपने माँ बाप की मौत और गांव में हो रहे इस तरह की घटनाओं की खबर सुनकर किशन शहर से गांव लौट आया था। अपने माँ बाप की बेदर्द मौत की वजह से वो बहुत परेशान था। तभी अचानक उसे अपने घर में खाट के नीचे पड़ा हुआ वो मोबाइल फोन मिला जो उसने अपने पापा हरिया को गिफ्ट किया था। अरे कितने प्यार से पापा के लिए मोबाइल फोन लेकर आया था, इसे एक दिन भी काम में नहीं ले पाए। और आखिर कौन है जो गांव में इस तरह की हत्याएं कर रहा है? क्या है इन सब के पीछे? क्या है? मुझे पता करना ही होगा, वरना एक दिन पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। इस गांव में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचेगा। गांव के लोगों की मदद करने के इरादे से किशन अपने गांव से दूर एक दूसरे गांव में बहुत बड़े तांत्रिक के पास मिलने के लिए गया। तांत्रिक बाबा, अब आप ही कुछ उपाय बता सकते हैं। भगवान जाने हमारे गांव को किसकी नजर लग गई है। नजर नहीं लगी है, किसी ने तुम्हारे गांव को बद्दुआ दी है। किसी सताई हुई आत्मा का प्रकोप है और अब वो पूरे गांव में किसी को नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल जाती। अरे लेकिन ऐसा कौन है बाबा? किसकी आत्मा है और कैसे मिलेगी उसे शांति? मौत है, मौत कहीं से भी आएगी और सबको निगल जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, लेकिन उस उपाय को करना आसान नहीं होगा। जो भी उस उपाय को करने की कोशिश करेगा उसकी जान जा सकती है। भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश करूंगा बाबा। तो ठीक है, फिर अगली अमावस की रात जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। अमावस की रात तांत्रिक के बताए अनुसार किशन अपने साथ केरोसिन लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में देवी के मंदिर का सिंदूर भी था। किशन जंगल के बीचों बीच पहुंचा। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां एक उबलते पानी का तालाब था और कई लोगों की लाश लटक रही थी। किशन के माँ बाप की लाश भी वहीं थी। माँ, बापू, क्या हो गया? ये क्या हो गया? तभी वहां पर एक औरत और आदमी आते हैं। उन्हें देखकर किशन चौंक जाता है। गोपाल काका, आपकी तो 5 साल पहले मौत हो गई थी। और निर्मला काकी, आप? मौत तो हो गई थी, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि हमारी मौत कैसे हुई थी। क्या कहना चाहते हैं आप? कुछ नहीं, बस ये जान लो कि अब इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन क्यों काकी? क्योंकि 5 साल पहले इन गांव वालों ने मुझे डायन बताकर पत्थर मार मार के मार डाला। मेरी कोई गलती नहीं थी। गांव का एक बच्चा क्या लापता हुआ, सारा इल्जाम मेरी पत्नी पे डाल दिया। और जब मैंने निर्मला की जान बचाने की कोशिश की तो मुझे भी मार डाला। आपके साथ ये बहुत गलत हुआ काकी, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो भी सही नहीं है ना? तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम भी नहीं बचोगे। हमारी आत्मा पिछले 5 साल से मुक्ति के लिए भटक रही है। चले जाओ यहाँ से। मौका देखकर किशन सिंदूर उन दोनों के ऊपर डाल देता है। उनका शरीर जलने लगता है और वो भयानक तरीके से चिल्लाने लगते हैं। अगले ही पल किशन उनके ऊपर केरोसिन डाल देता है और वो दोनों जल जाते हैं। किशन अपने माँ बाप और दूसरी लाशों का अंतिम संस्कार करवाता है और अपने घर लौट आता है, लेकिन वो अभी भी इस बात से अनजान है कि मोबाइल अभी भी बज रहा था। मैं मौत तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा 3 बहनें हैं। उनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है
और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो। कल को पराए घर जाना है। वहां अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? अब रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जा जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या है ना, यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो, आ गई महारानी। ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैंची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफी मांगो। भैया, मैं क्यों माफी मांगू? आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करे। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो कर लो बात। इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहां से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहां से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगी। फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। और मनीषा, तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं। आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है, अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो 1 नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों?
देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा, तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं। वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी, हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए, मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगी। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तो तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? माँ मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांगना। देखो भैया, माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो? भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए। वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती हैं। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है। फाइव जी बहू। सुमित्रा जी का बेटा था अमित और बहू का नाम था अमृता। सुमित्रा जी की बहू की बातें सुनकर ऐसा लगता था कि जैसे वो बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि उससे कभी भी कोई भी सवाल पूछो फट से जवाब दे देती थी। अरे भाई, उसके जवाब से तो गूगल भी पीछे रह जाता था। और इसलिए कम से कम सुमित्रा जी के घर में तो किसी को भी गूगल की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जब भी घर में कोई बात चलती, कोई कुछ भी कहता, तो अमृता फट से कह देती, ये तो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे इसके बारे में सब मालूम है। एक दिन सुमित्रा जी अमित और अपनी बहू अमृता के साथ अमित के बुआ जी, फूफा जी यानी कि मुकेश और उर्मिला जी के यहाँ पर मिलने के लिए गए।
अरे बहुत अच्छा किया अमित बेटा, इतने दिनों के बाद आए हो तुम। हाँ सुमित्रा भाभी, कभी तो आ जाया करिए अपने बच्चों को लेकर। आपकी बहू के आने से तो हमारे घर में भी रौनक आ गई है। वो क्या है ना, अमित ऑफिस के काम में बहुत बिजी रहता है, इसलिए उसे तो वक्त ही नहीं मिल पाता। अच्छा, लगता है नौकरी काफी मुश्किल है अमित की। अरे नहीं नहीं फूफा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना प्राइवेट जॉब में कितना काम होता है। अरे कोई समझे ना समझे, मुझे तो पता है प्राइवेट नौकरी में इतना काम करना पड़ता है कि इंसान की आफत आ जाती है। लेकिन बेटा तुमने तो कभी जॉब की ही नहीं, तुम्हें कैसे पता? अरे जॉब नहीं की तो क्या हुआ मम्मी जी, सब जानती हूँ मैं। सबसे पहले ऑफिस में जाओ, वहां पर अपनी एंट्री डालो, उसके बाद दिन भर सिस्टम पर बैठकर काम करो। चारों तरफ कैमरे लगे होते हैं, आप अपनी नजर इधर की उधर नहीं कर सकते। उसके बाद दिन भर बॉस की चिक चिक सुनो, वो अलग से। यही सब होता है, मुझे ना सब पता है। अरे बहू रानी तो काफी इंटेलिजेंट है, हर बात की खबर है इसको। थोड़ी देर बाद, अब देखिए सुमित्रा भाभी, इतने दिनों के बाद आई हैं आप, खाना खाकर ही जाना, ऐसे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे बुआ जी, खाने में क्या बनाया है? वो क्या है ना बेटा, आज तुम्हारी बुआ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए हमने सोचा कि जब तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो बाहर से खाना मंगवा लेंगे और साथ में बैठकर खाएंगे। लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि मुझे बाहर से खाना ऑर्डर करना नहीं आता। सोचा जब अमित आएगा तो उसी को बोल दूंगी। अरे मुझे आता है ना, मैं कर देती हूँ ऑर्डर। बताइए क्या क्या मंगाना है आपको? इटालियन, कॉन्टिनेंटल, इंडियन, पंजाबी, सब पता है मुझे। क्या बात है बहू, क्या घर में भी खाना रोज बाहर से ऑर्डर करती हो? अरे नहीं 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 बुआ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मुझे ना सब पता है। कोई बात नहीं अमृता, मैं अपने फोन से ऑर्डर कर देता हूँ। अरे क्या बात है, आजकल ऑनलाइन डिलीवरी पर कोई ऑफर नहीं चल रहा है, वरना काफी पैसे बच जाते। कैसी बात करते हैं अमित, मैं कह रही हूँ ना मुझे सब पता है। मुझे एक बहुत अच्छा ऑनलाइन डिलीवरी वाला मालूम है, जहाँ पर 50% ऑफ मिल जाएगा। और आज तो वैसे भी फ्राइडे है ना, फ्राइडे को तो उस पर 50-70% ऑफर मिलता ही मिलता है। अरे क्या बात है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, जिस चीज के बारे में किसी को पता नहीं होता, हमारी बहू को पता होता है। एक काम कर, तू उसी को ऑर्डर करने दे। क्या बात है अमृता बेटा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, सब कुछ जानती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी की कुछ सहेलियां उनसे मिलने के लिए आती हैं। अरे सुमित्रा बहन कैसी हो, बहू कैसी है तुम्हारी? अरे पूछिए मत, बहुत इंटेलिजेंट है मेरी बहू, सब कुछ जानती है। क्या बात है, बहू के आने के बाद तो औरतें दुखी हो जाती है, लेकिन तुम तो बहुत खुश लग रही हो। वो क्या है ना, मेरी बहू है ही इतनी अच्छी। अरे तो बुलाओ ना, हमारे साथ बैठेगी, बातें करेंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी अमृता को बाहर बुलाती हैं और उसके बाद सब लोग बातें करने लगते हैं। क्या बताऊं, कुछ दिनों से घुटनों में इतना दर्द हो रहा है कि चला भी नहीं जाता। अब बुढ़ापे में तो ये सब चलता ही रहता है, क्या कर सकते हैं। आंटी जी आप योगा करिए, योगा और साथ में ना काले तिल खाया करिए, आपके घुटनों का दर्द भाग जाएगा। लेकिन तुमको ये सब कैसे पता बेटा? अरे मेरे भी घुटनों में दर्द होने लगा था, मैंने योगा किया और काले तिल के साथ गुड़ मिलाकर उनके लड्डू बनाकर खाए, एकदम ठीक हो गए हैं मेरे पैर। अमृता ये तुम क्या कह रही हो, इतनी कम उम्र में तुम्हारे पैरों में दर्द कैसे हो सकता है? अरे मम्मी जी सच कह रही हूँ, एक बार अगर कोई ये नुस्खा अपना लेना बस मजा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर तुम कहती हो तो मैं ये करके देखती हूँ। मुझे सब पता है आंटी जी, ये मेरे साथ हो चुका है, इसीलिए तो बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं बताती किसी को। कुछ दिनों के बाद अमित अमृता को अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए ले जाता है। क्या यार, क्या जिंदगी हो गई है, सारा दिन ऑफिस का काम करते रहो, अपनी हेल्थ पर तो ध्यान ही नहीं दे सकते। अरे क्यों नहीं दे सकते अपनी हेल्थ पर ध्यान, सब दे सकते हैं, इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। क्या बात है भाभी, आप इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? अरे आजकल ना एक से एक एप्लीकेशन है मार्केट में, और जानते
उसमें कुछ एक्सरसाइज तो ऐसी बताते हैं जिन्हें आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे, मेरा मतलब लैपटॉप पर काम करते करते भी कर सकते हैं। अमृता, ऐसी एक्सरसाइज के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें कैसे मालूम? अरे मुझे सब पता है, हर चीज की खबर रखती हूँ मैं, जानते हैं ना आप। लेकिन ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है और ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है भाभी? एक मिनट, मैं आपको अपने मोबाइल में दिखाती हूँ। अरे वाकई में भाभी तो सही कह रही हैं। देखो यार, इस पे कितनी अच्छी एक्सरसाइज दिखाई गई है। अपनी चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज भी कर लो, काम भी और हेल्थ भी। वाह भाभी वाह, मजा आ गया। लेकिन अमृता, तुम्हें इस बारे में कैसे पता? अब मेरे साथ जो चीज हो चुकी है उसके बारे में तो मुझे पता होगा ही ना अमित। मतलब तुम कब ऑफिस में काम करने गई जो तुमने ऑफिस करते करते एक्सरसाइज की? मैं जो किचन में काम करती हूँ अमित, घर के काम, वो किसी ऑफिस के काम से काम है क्या? बस मैं भी वो सब करते करते इनमें से कुछ एक्सरसाइज ट्राई कर लेती हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। सही है यार, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कुछ दिनों के बाद, ये क्या है? एक दोस्त ने मेरे साथ एक मजाक किया है, लेकिन समझ में ही नहीं आ रहा। अरे बेटा, तो अमृता से पूछ लेना, उसके पास कोई ना कोई जवाब जरूर होगा। ठीक कहती है मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ। लेकिन अमृता, ये थोड़ा मुश्किल है, सोच लो। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, दुनिया की कोई भी पहेली हो मैं चुटकी में सॉल्व कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे दोस्त ने मुझे एक खाली पेपर दिया है और कहा है कि इस पर उसने मेरे लिए कुछ मैसेज लिखा है। अब एक बात बताओ यार, खाली पेपर पर, आई मीन जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, उसे मैं कैसे पढ़कर बताऊं? अरे बस इतनी सी बात, इसे तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी अमित। लेकिन कैसे बहू? इस पेपर पर तो वाकई में कुछ नहीं लिखा हुआ, एकदम खाली पेपर है, कैसे, क्या पढ़ोगी तुम? अमित, एक छोटा सा काम करो, जल्दी से एक मोमबत्ती लेकर आओ। अरे बहू, पेपर में आग लगाने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, इस पेपर पर अमित के दोस्त का लिखा हुआ मैसेज पढ़ने का इरादा है। अमित कैंडल लेकर आता है। अब ना बस इस पेपर को धीरे धीरे कैंडल के ऊपर घुमाते रहो, देखना 2 ही मिनट में मैसेज आपकी आंखों के सामने होगा। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करके देखता हूँ। 2 मिनट के बाद, अरे वाकई में इस पर तो अक्षर बनने लगे, लेकिन ये हुआ कैसे? और अमृता, तुम्हें कैसे पता? बहुत सिंपल है मम्मी जी, अमित के दोस्त ने नींबू के रस से मैसेज लिखकर उसे सुखा दिया। अब अगर मैसेज पढ़ना हो ना तो पेपर को आग के सामने ले जाओ और लेटर्स अपने आप उभर कर आ जाते हैं। वाह बहू, लेकिन तुम ये सब कैसे जानती हो? अरे मम्मी जी, जब मैं छोटी थी ना तो अपनी सहेलियों के साथ ऐसे ही गेम खेला करती थी। ये तो मेरे साथ कितनी बार हो चुका है, मुझे सब पता है। थैंक यू यार अमृता, तुम्हारी वजह से हमें कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुम सब कुछ बता देती हो। कुछ दिनों के बाद सुमित्रा जी को अमृता के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी मिलती है और सुमित्रा जी अमृता को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाती है। देखिए सुमित्रा जी, आपकी बहू की तबीयत बिल्कुल ठीक है, किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, उनको आयरन वाली डाइट खाने की बहुत जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बता दीजिए मैं अपनी बहू को क्या क्या खिलाऊं ताकि उसकी तबीयत ठीक रहे और आने वाले बच्चे की भी। अरे मम्मी जी, इसमें डॉक्टर से पूछने की क्या जरूरत है, किशमिश है, अनार है, पालक है, ये सब खाना चाहिए, आयरन का लेवल बिल्कुल बराबर रहता है। अरे वाह, आपकी बहू तो सब कुछ पहले से ही जानती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आयरन के साथ तुम्हें कैल्शियम भी खाना होगा। जानती हूँ मैं, अगर आयरन की खाली सप्लीमेंट लेते हैं और कैल्शियम नहीं लेते तो बॉडी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, सब पता है मुझे। बहू, ये भी मालूम है? हाँ मम्मी जी, आप तो जानती है ना, मुझे सब पता है। आपकी बहू की बातें सुनकर अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसी बहुत कम लड़कियां मिलती हैं जिन्हें इतनी नॉलेज होती है, सारे सवालों के जवाब देती है, और हमारे इंडिया में तो वैसे भी हालात बहुत खराब है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ, बहुत ख्याल रखती हूँ मैं हर चीज़ का। और जानती हैं आप, हमारे घर में तो किसी को किसी चीज़ के बारे में गूगल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बिल्कुल ठीक कह रही है अमृता,
अरे कुछ भी पूछ लो, इसे सब पता होता है। अरे वाह, तुम तो बड़ी कमाल की लड़की हो। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की सलाह पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वैसे क्या चाहिए तुम्हें, बेटा या बेटी? अरे डॉक्टर साहब, कुछ भी हो जाए, बस बच्चा अच्छे से हो जाना चाहिए। मुझे तो दोनों में से किसी से कोई भी परेशानी नहीं। और सुमित्रा जी आप? डॉक्टर मैडम, मुझे तो लड़के और लड़की में कभी भेद करने की आदत ही नहीं है। पोता आए या पोती, मेरे लिए तो दोनों एक बराबर है। सुनकर अच्छा लगा। वैसे आप जानती हैं, हमारे यहाँ पर तो लोगों को बड़ी बेचैनी रहती है ये जानने की कि पेट में लड़का है या लड़की, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। हाँ, वहां पर तो सब कुछ पहले से ही बता देते हैं ना। ये भी कोई बात हुई भला? लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वहां पर सब कुछ पहले ही बता देते हैं? अच्छा हाँ, तुम तो सब कुछ पहले से ही जानती हो ना। तुम्हारे साथ तो सब कुछ पहले से ही हो चुका होता है। नहीं मम्मी जी, ये तो मेरे साथ पहली बार हो रहा है, इसलिए मैं ये डायलॉग नहीं बोल सकती। अमृता की बात सुनकर सुमित्रा और डॉक्टर दोनों हंसने लगते हैं।